जय श्री राधे फ्रेंड्स। विशाल 26 साल का नौजवान है जो कि एक बड़े बिजनेस फैमिली से है। विशाल बिजनेस वर्ल्ड में राज करता है, साथ ही साथ वह बिजनेस वर्ल्ड में एक क्रूएल आदमी की तरह जाना जाता है जिससे अपने दुश्मनों को बर्बाद करने में बिल्कुल भी दया नहीं आती। वहीं प्रियंका 21 साल की एक स्वाभिमानी लड़की है। प्रियंका का परिवार भी बिजनेस की दुनिया से ही बिलोंग करता है। प्रियंका जब वह कॉलेज में थी इस वक्त से वह विशाल से बहुत प्यार किया करती थी क्योंकि दोनों परिवार एक दूसरे के मित्र थे। वह दोनों शादी से पहले एक दूसरे को जानते थे। उनके बीच में दोस्ती तो नहीं लेकिन एक अच्छी खासी जान पहचान थी और वह दोनों त्योहार या पार्टी में एक दूसरे से मिल जाया करते थे। विशाल के मन में किसी के लिए भी प्यार नहीं था। वह शादी को सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह समझता था। उसे लगता था कि किसी लड़की से अगर शादी कर ली और उससे जिंदगी जीने के लिए जो चीज चाहिए उसे दे दिया तो उसके लिए काफी होना चाहिए। वह प्यार और रिश्ते को नहीं समझता था। यह नहीं समझना चाहता था कि उसे अपना समय दे। आज विशाल और प्रियंका की शादी की दूसरी सालगिरह थी। प्रियंका ने घर को बहुत ही खूबसूरत ढंग से सजाया था। वह बहुत ही बेसब्री के साथ विशाल के आने का इंतजार कर रही थी। नौकर से कहकर उसने आज विशाल की पसंद के सभी खाना बनाया था। खाना डाइनिंग टेबल पर लगाने के बाद उसने फोन उठाया और विशाल को कॉल करने के लिए नंबर डायल किया। तभी डोरबेल बजा। सर्वेंट ने जब दरवाजा खोला तो सामने विशाल खड़ा था। विशाल घर के अंदर आया। उसने अपना लैपटॉप साइड में रखा और एक नजर प्रियंका की तरफ देखकर अपने कमरे में चला गया। प्रियंका भी उसके पीछे पीछे कमरे में गई। कमरे के अंदर कदम रखते ही विशाल चारों तरफ डेकोरेशन को देखकर हैरान हो गया। उसने एक नजर उन जलते हुए कैंडल्स को देखा। सामने दीवार पर रखे हुए हैप्पी एनिवर्सरी की चमचमाती पन्नियों को देख, जगह जगह लगे हुए दीवार पर बलून्स को देखकर वह पीछे पलटा। प्रियंका एक बड़ी सी मुस्कुराहट लिए उसके पीछे खड़ी थी। विशाल ने जब उसे देखा तो थोड़ी देर के लिए बस उसे देखता ही रह गया। फिर उसने वार्डरोब को ओपन किया और उसमें से एक पेपर निकालकर प्रियंका के हाथ में दी। प्रियंका ने उस पेपर्स को अपने हाथ में लेकर पढ़ने लगी। उसके पहले पेज पर लिखे हुए सब डायवोर्स ने उसके होश उठा दी। प्रियंका अपनी भीगी हुई नजरों से विशाल की तरफ देखा। विशाल ने हाँ में अपनी गर्दन को हिलाया और कहा, प्रियंका अब इस रिश्ते में मैं नहीं रह सकता यार। कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हमारे बीच बहुत ज्यादा डिफरेंस है जो शायद कभी पूरा ना हो पाए। ना मैं खुश रह सकता हूँ ना तुम खुश रह सकती हो। इससे बेहतर है कि हम अलग हो जाएं और दोनों खुश रहें। प्रियंका ने भरे हुए गले से कहा, लेकिन मेरी खुशी तो तुमसे है विशाल। विशाल गुस्से में चिल्लाकर कहा, प्रियंका हमारी कोई लव मैरिज नहीं हुई थी कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते वाली बात है यहाँ पर। यह एक अरेंज मैरिज थी और इस 2 साल में की शादी में 1.5 साल तो मैं विदेशों में ही रहा हूँ। मुश्किल से 6 महीने भी अपनी जिंदगी के तुम्हें नहीं दिए। प्रियंका विशाल के कंधों को पकड़ते हुए कहती है, तो विशाल थोड़ा सा वक्त देते हैं ना। शायद वक्त देने पर हम एक दूसरे को समझने लगे। विशाल ने कहा, मैंने अपना फैसला बता दिया है, अब तुम अपना फैसला मुझे बताओ। मैं तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे पा रहा हूँ। आगे भी ऐसा ही रहेगा। मैं अपनी तरफ से क्लियर हूँ और यह बात तुम भी जानती हो कि विशाल मित्तल जो कहता है वही करता है, तो मैं नहीं बदलने वाला। विशाल तो इतना कहकर कमरे से बाहर चला गया लेकिन प्रियंका अभी भी मूर्ति बनी हुई वहीं पर खड़ी रही। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए अपने रिश्ते को बचाने के लिए। विशाल के सामने गिड़गिड़ाना चाहिए या अपने स्वाभिमान के साथ इस घर को छोड़ के चले जाना चाहिए। वह बाहर विशाल के पीछे खड़ी थोड़ी देर बाद ड्राइंग रूम में आई। जब उसने ड्राइंग रूम में आकर देखा तो विशाल कहीं नहीं था। सर्वेंट ने बताया कि वह बाहर चले गए हैं। वहीं सोफे पर बैठी हुई प्रियंका ने आंखें बंद की और सोचने लगी। 1 घंटे बाद वह उठी और जाकर अपने कमरे में अपना सूटकेस निकाला और उसमें से कुछ कपड़े गहने भी उसने वहीं अपने साथ में रख लिए जो कि उसकी माँ ने उसे दिए थे। विशाल के दिए हुए गिफ्ट, ज्वेलरी और कपड़े उसने उसी घर में छोड़ दिया और घर से बाहर अपना सूटकेस उठा के घर से बाहर निकल गई। अगले दिन सुबह से विशाल घर आया तो घर पर प्रियंका नहीं थी। उसने बेड पर रखे हुए डाइवोर्स पेपर को देखा। जाने से पहले प्रियंका ने उस पर साइन कर दिया था। उसने डाइवोर्स पेपर को अपने लैपटॉप वाले बैग में रखा और वार्डरोब से अपने कपड़े लेने चला गया। उस वार्डरोब में प्रियंका का सारा सामान दिख रहा था। उसने साइड में रखे हुए लॉकर को खोला जिसमें सभी ज्वेलरी यूं ही रखी हुई थी। उसने सोचा, प्रियंका कुछ लेकर क्यों नहीं गई अपने साथ। फिर अपने इस ख्याल को झटक कर उसने ऑफिस जाना ही ठीक समझा और तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस पहुंचकर थोड़ी देर बाद उसने प्रियंका के मोबाइल पर कॉल लगाया पर प्रियंका का कॉल नॉट रीचनेबल बता रहा था। उसने थोड़ी देर अपने काम पर ध्यान दिया। उसके बाद फिर से उसने प्रियंका को कॉल लगाया। उसका कॉल फिर से नॉट रीचनेबल बता रहा था।
विशाल इस चीज को लेकर परेशान था कि प्रियंका को कॉल क्यों नहीं लग रहा। उसने उसके घर पर फोन लगाने का फैसला किया और प्रियंका को लैंडलाइन पर उसके मायके का नंबर लगा दिया। फोन किसी नौकर ने उठाया और बात करने पर पता चला कि प्रियंका वहां पर नहीं है। विशाल ने पूछा कि प्रियंका कब तक आएगी, तो नौकर ने कहा कि वह अपने ससुराल में होंगी। जिस पर विशाल चौंक जाता है। वह नौकर को यह नहीं बताता कि वह विशाल है, पर वह जानकर सरप्राइज होता है कि प्रियंका अब तक अपने मायके नहीं पहुंची और प्रियंका के भाई राजेश को कॉल करता है और प्रियंका के बारे में पूछता है। राजेश कहता है कि वह तो तुम्हारे घर पे होगी ना। जिस पर विशाल, जो कि उनकी बात हुई थी रात को, वह सब बता देता है। राजेश विशाल से गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या शादी और तलाक लेना इतना आसान हो गया है क्या कि एक पेपर लाके दे दो और बस सब कुछ हो गया खत्म? विशाल राजेश से कहता है, देख भाई, तुम्हारी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन हमारी आपस में बिल्कुल भी नहीं जम रही थी। शादी होने के बाद भी मैं लगभग 1.5 सालों तक बाहर ही था और जो टाइम मैं वहां पर रहता भी था उस वक्त हमारा एक दूसरे से बातचीत ना के बराबर हुआ करती थी। जिस पर राजेश कहता है, अगर तुम्हारा उसके साथ तुम दोनों के बीच में कोई बातें नहीं होती थी तो इस चीज का हल यह नहीं है कि तुम दोनों एक दूसरे से तलाक लेकर अलग हो जाओ। इस चीज का हल इस तरह से निकाला जा सकता है कि तुम उसे थोड़ा सा समय देते, उससे बात करने की कोशिश करते। तुम्हारा तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी बहन तुमसे बहुत प्यार करती है। 16 साल की उम्र से वह लड़की तुम्हें चाहती है। तुम कह रहे हो कि वह सुबह घर पर नहीं थी, इसका मतलब वह रात को ही निकल गई होगी, लेकिन वह अब तक घर नहीं पहुंची। विशाल, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। राजेश क्या कहते हुए फोन नीचे रखता है और अपने घर पर सर्वेंट को कॉल करके पूछता है प्रियंका के बारे में। यहाँ उसे पता चलता है कि प्रियंका अब तक वहां पर नहीं आई। विशाल अपने घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के लिए कहता है। उसके गार्ड ने सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं, जहां पर यह दिखाई देता है कि प्रियंका एक सूटकेस लेकर बाहर निकल उसने एक टैक्सी बुलाया था। जब उस टैक्सी के बारे में पता किया तो पता चला कि उस टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी को एयरपोर्ट पर छोड़ा था। विशाल और राजेश दोनों एयरपोर्ट पर इंक्वायरी करने के लिए चले जाते हैं। वहां जाकर पता चलता है कि प्रियंका ने वहां से न्यूजीलैंड की फ्लाइट ली है। न्यूजीलैंड का नाम सुनते ही राजेश कुछ सोचता है और फिर विशाल से कहता है, अब जब तुमने मेरी बहन को तलाक दे ही दिया है तो मैं सोचता हूँ आगे का सब जो भी होगा मैं देख लूंगा, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जिस पर विशाल कहता है, राजेश, मुझे भी उसकी चिंता हो रही है। राजेश कहता है, अब तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर वह न्यूजीलैंड गई है तो मुझे पता है कि वह वहां पर सेफ है, तुम जा सकते हो यहाँ से। और वो अपनी कार में बैठकर चला जाता है। विशाल अपने ऑफिस चला जाता है। राजेश अपने ऑफिस पहुंचने के बाद न्यूजीलैंड में फोन लगाता है। न्यूजीलैंड फोन लगाने के बाद उसे पता चलता है कि प्रियंका वहां पहुंच चुकी है। वह उसके मन को शांति मिलती है और उसके मन को शांति मिलती है और वह उसे प्रियंका का ध्यान रखने के लिए कहकर फोन रख देता है। शाम को अपना काम खत्म करने के बाद विशाल जब अपने घर आता है तो अपने सूटकेस को साइड में रखते हुए सोफे पर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, प्रियंका, एक गिलास पानी लेकर आना। थोड़ी देर बाद एक सर्वेंट पानी लेकर ग्लास में आ जाता है। उस पानी को लेते हुए विशाल कहता है, प्रियंका कहाँ है? जिस पर सर्वेंट सर झुकाकर कहता है, सर वो चली गई हैं। अचानक से विशाल को याद आता है कि अब प्रियंका घर में नहीं है। वह 2 घूंट पानी पीने के बाद ग्लास सर्वेंट को दे देता है और उठकर अपने कमरे में चला जाता है। वार्डरोब से कपड़े लेकर वह बाथरूम में जाता है। फ्रेश होकर जब बाहर आता है तो सर्वेंट उसे खाना खाने के लिए बुलाने लगता है। विशाल खाना खाने के लिए बैठता है तो उसे उसके बगल वाली चेयर खाली दिखाई देती है, जिसे उसे फिर से एक बार प्रियंका की याद आ जाती है। लेकिन इन सब चीजों को नजरअंदाज करके वह खाने की प्लेट लेता है और जैसे ही एक निवाला तोड़कर मुंह में डालता है, नौकर की तरफ देखते हुए कहता है, यह क्या बनाया है तुमने? प्रियंका घर में नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं खाना नहीं खाऊंगा? कितना बेस्वाद खाना है ये। सर्वेंट अपना सर झुकाकर कहता है, सर, पहले हमेशा खाना प्रियंका मैडम ही बनाती थी, इसलिए आप हमेशा उनके खान हाथों का ही खाना खाते थे। आज यह खाना हमने बनाया है और हम और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। विशाल अपने हाथों से इशारा करके नौकर को जाने के लिए कहता है। नौकर वापस किचन की तरफ चला जाता है। विशाल अपना खाना जैसे तैसे खत्म करता है और फिर बेडरूम में आ जाता है। आज उसे उस बेड पर अभी भी प्रियंका की खुशबू आ रही थी। उसे महसूस होता है कि उसके हाथ को खींचकर किसी ने तकिया बना लिया है और उसके कंधों पर किसी ने अपना सर रख दिया है। और जैसे ही पलटकर दूसरी तरफ देखता है, उसका हाथ खाली था, उसके कंधे पर किसी का सर नहीं था। वह एक झटके से उठकर बैठ जाता है और अपने दिल पर हाथ रखता है।
अपने कमरे की चारों तरफ देखने के बाद वह फिर से सोने की कोशिश करता है, लेकिन इस बेड पर आ रही प्रियंका की खुशबू उसे सोने नहीं दे रही थी। ड्रेसिंग टेबल पर से अपने परफ्यूम की बोतल लेता है और अपना परफ्यूम लेकर पूरे बेड और पिलो पर अच्छी तरह स्प्रे कर देता है और फिर सो जाता है। सुबह हो जाती है। काफी देर तक सोता हुआ अचानक फोन की रिंग बजने के बाद उसकी नींद खुली। उसने फोन उठाकर कान से लगाया तो उसके सेक्रेटरी ने फोन किया था। सेक्रेटरी ने कहा, सर, अब आप अभी तक आए नहीं? कहाँ हैं आप? जिस पर विशाल ने कहा, क्यों, क्या हुआ? सर, आपके 10 बजे मीटिंग है ना? जिस पर विशाल कहता है, हाँ तो आ जाऊंगा 10 बजे तक। सेक्रेटरी कहता है, सर 10:05 हो चुके हैं। विशाल चौंक कर मोबाइल की तरफ देखता है, फिर उठकर बैठ जाता है। अपने सेक्रेटरी से कहता है, बस मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। वह जोर से चिल्लाते हुए कहता है, प्रियंका, यह कैसी लापरवाही है? तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? और इतना कहते ही उसकी आवाज अपने आप ही शांत हो जाती है, क्योंकि उसे तुरंत याद आ जाता है कि अब प्रियंका इस घर में नहीं है। वह ऑफिस जाने के बाद एक बार राजेश को फोन लगाता है। राजेश बड़े ही अनमने ढंग से उसका फोन उठाता है और कहता है, विशाल, अब हमारे इतने भी पर्सनल रिश्ते नहीं रह गए हैं कि तुम मेरे प्राइवेट नंबर पर इस तरह मुझे कॉल लगा सको। जिस पर विशाल कहता है, मैं जानता हूँ, बस यह जानना चाहता था, क्या तुम्हारी बहन प्रियंका से बात हुई और वह ठीक तो है ना? जिस पर राजेश कहता है, हाँ विशाल, वह पहुंच गई है वहां पर और मेरी बहन वहां पर बहुत खुश रहेगी। मेरी बहन वहाँ पर बहुत खुश रहेगी, तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यह उसके लिए बहुत ज़रूरी था। उसे एहसास हो जब हमने उससे कहा था कि तुम्हारे पास एक ब्रिलियंट माइंड है, अपने बिज़नेस को समझने के लिए बहुत ही आगे जा सकती हो तुम। उस वक़्त उसे शादी करके घर बसाना था। 16 साल की उम्र में जब बच्चे पढ़ाई-लिखाई की तरफ फ़ोकस करते हैं, उसकी किताबों में तुम्हारी फ़ोटोज़ देखकर हम लोग उसे घर में डाँटा करते थे। और 19 साल की थी, तुम्हारे पापा का फ़ोन आ गया था कि वह रिश्ता लेकर घर पर आ गए हैं। प्रियंका की खुशी के सामने हम सब ने घुटने टेक दिए। हमारे घर की लाडली थी, उसके कहे को हम में से कोई नहीं टाल सकता था। उसने कहा, तुमसे शादी करनी है। हम सब ने हाँ कह दिया। विशाल मित्तल, तुम्हें जानकर खुशी होगी कि अब वह इन राजा रानी, प्रिंस प्रिंसेस और फिर परी लोक वाली कहानियों से बाहर आ चुकी है। उसे पता चल चुका है कि तुम्हारी जिंदगी में उसकी क्या वैल्यू थी। वह तुम्हें भूलकर आगे बढ़ चुकी है। मेरी उससे बात हुई थी, उसका कहना है कि अब वह अपने बिजनेस पर फोकस करना चाहती है। तुम अब उसकी चिंता मत करो, उसका भाई है उसके साथ। और दोबारा मेरे प्राइवेट नंबर पर कॉल करने से पहले इतना याद रखना कि प्राइवेट जैसा अब हमारे बीच में कुछ नहीं रह गया है। विशाल गुस्से से तमतमाता हुआ आ गया। किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की थी कि वह इस तरह से उससे बात कर सके, लेकिन आज राजेश ने उसे इस तरह से बात की। वह उसे कुछ नहीं कह पाया, लेकिन विशाल की लाइफ में प्रियंका के चले जाने के बाद सब चीजें ठीक नहीं हुई। उसके घर में इस बात से सभी नाराज थे कि विशाल ने तलाक से पहले एक बार भी उनसे बात करने की कोशिश नहीं की। विशाल के पिता प्रियंका को अपनी बहू मानते थे और जब विशाल ने उसे तलाक दे दिया है तो वह उससे काफी नाराज हुए। विशाल अपने परिवार से अलग रहता था, इसलिए उसे किसी का ज्यादा बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। प्रियंका तो चली गई विशाल की जिंदगी से दूर, लेकिन विशाल जैसे जैसे करके प्रियंका से दूर होता गया, प्रियंका के और नजदीक आता गया। जब प्रियंका उसके आसपास थी तो उसे इस चीज का एहसास नहीं था कि प्रियंका उसके लिए क्या है, लेकिन अब जब प्रियंका उससे दूर है तो उसे अपने आसपास हर जगह प्रियंका के होने का एहसास होता है। उसे उस बिस्तर पर जहां पर वह प्रियंका के साथ रहा करता था, वह दोबारा कभी नहीं सो पाया उस बिस्तर पर। वह घर जहां पर प्रियंका और विशाल एक साथ रहा करते थे, उस घर के कोने कोने में उसे प्रियंका दिखाई देती, कभी उसके लिए डाइनिंग टेबल पर खाना लगाते हुए, कभी सोफे पर बैठ कर उसका इंतजार करते हुए, कभी उसे परेशान करने के लिए उसका लैपटॉप बैग लेकर उसके आगे भागते हुए, तो कभी बगीचे से फूलों को लाकर विशाल के ऊपर बिखेर देने के लिए। यह सब चीज वह थी जिसे विशाल पहले इरिटेट हो जाया करता था और प्रियंका को कोसा करता था, लेकिन आज वह इन्हीं सब चीजों को याद करके जी रहा था। विशाल अपने बेड पर सोया हुआ था। सुबह के 6:30 बज रहे थे, तभी किसी ने उसके गले पर बहुत प्यार से उंगली चलाना शुरू कर दिया, जिस पर विशाल कहता है, अब बस करो, सोने सोने दो थोड़ी देर। और उसके बगल में जो लड़की थी वह खिलखिलाकर हंस देती है और फिर उसके कान को पकड़कर खींच देती है, जिस पर विशाल अपने हाथों से उस लड़की के हाथों को झटक देता है। अपने हाथों से उस लड़की के हाथों को झटक देता है और दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता है। लड़की उसके बगल में थी। वह विशाल के पेट पर गुदगुदी करने लगती है। विशाल उस लड़की को पकड़कर अपने सीने से चिपकाकर सो जाता है और कहता है, अब चुपचाप सो रही हो या नहीं? अब सुबह हो गई है, अब उठ जाओ।
पर वह कहता है नहीं, थोड़ी देर और। वह लड़की उठने लगती है तो विशाल उसे अपने और नजदीक लेकर आता है और कहता है नहीं, अभी मत जाओ। जिस पर लड़की कहती है अब उठ जाओ, सुबह हो गई है, आंखें खोलो विशाल। विशाल कहता है नहीं, मैं नहीं खोलूंगा अपनी आंखें। लड़की कहती है क्यों, क्या हुआ, आंखें क्यों नहीं खोलोगे? विशाल कहता है बस नहीं, बस यूं ही थोड़ी देर और रहो ना मेरे पास। लड़की मुस्कुराकर यूं ही थोड़े वक्त विशाल के चेहरे के साथ खेलती रहती है, कभी उसके कान को खींचकर, कभी उसकी नाक को खींचकर, कभी उसके होठों पर अपनी उंगलियों को सहलाकर, कभी उसके बालों को सहलाती। और विशाल यूं ही आंखें बंद किए हुए लेटा रहता है। यह तो आंखें बंद करके लेटा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वह बता रही थी कि वह खुद भी इन सब चीजों को बहुत एंजॉय कर रहा था। तभी उसके फोन का अलार्म बजना शुरू हो जाता है। फ़ोन के अलार्म के साथ विशाल अपनी आँखें खोलता है। आँखें खोलते ही वह लड़की गायब हो जाती है और लड़की कोई और नहीं बल्कि प्रियंका ही थी। पिछले 2 सालों से विशाल के लिए प्रियंका जैसे उसके आस-पास बसने लगी थी। उसकी एक माया की दुनिया बन चुकी थी, जिसमें प्रियंका उठने, बैठते, खाते-पीते हमेशा उसके साथ ही रहती थी। वह बिस्तर से उठता है और नहाने के लिए चला जाता है। शावर ऑन करके जैसे ही शावर के नीचे खड़ा होता है, तभी उसे अपनी पीठ से होते हुए सीने पर 2 हाथ नजर आते हैं। आंखें बंद करके उन हाथों को पकड़कर वह अपनी हथेलियों को से जकड़ लेता है और उसे अपने आगे कर लेता है। विशाल प्रियंका के माथे से अपना माथा जोड़ते हुए कहता है तुम्हें नहीं लगता तुम वक्त के साथ साथ और भी ज्यादा बदमाश होती जा रही हो? प्रियंका विशाल की तरफ देखती है और फिर कहती है हैप्पी एनिवर्सरी जान, हमारी शादी को 4 साल हो गए। यह सुनते ही विशाल अपनी आंखें खोलता है और फिर प्रियंका वहां से गायब हो चुकी थी और विशाल टॉवल लपेटकर बाहर आता है। अभी उसे याद आता है कि आज उसकी वेडिंग फो, फोर्थ वेडिंग एनिवर्सरी है और आज ही के दिन 2 साल पहले उसने प्रियंका से डाइवोर्स पेपर पर साइन करवाया था। उनके डाइवोर्स को आज 2 साल पूरे हो गए। विशाल थोड़ी देर के लिए इस माहौल में था कि उसे आज अपनी शादी की सालगिरह की खुशी मनानी चाहिए कि आज के दिन उसे प्रियंका जैसी प्यार करने वाली बीवी मिली थी, या मातम मनाना चाहिए कि आज के ही दिन उसने अपनी जिंदगी को अपने हाथों से खुद से दूर धकेल दिया था। तैयार होकर विशाल नीचे डाइनिंग एरिया में आता है। सर्वेंट नाश्ता लेकर वेट करते हैं। विशाल के बगल में जो चेयर प्रियंका की थी वह आज भी उसके लिए हमेशा खाली रहती है। घर में कितने भी लोग आ जाएं, लेकिन उस चेयर पर बैठने की इजाजत किसी को नहीं थी। सर्वेंट विशाल का ब्रेकफास्ट सर्व करके उसको देते हैं। विशाल अपने बगल में प्रियंका की चेयर के पास का प्लेट उठाकर रख देता है और जो जो उसके प्लेट में खाने के लिए था और सभी चीजें वह इस प्लेट में भी लगाता है। वहां खड़े सर्वेंट के लिए या कोई नई बात नहीं थी, इसलिए 2 साल से वह ये देख रहे थे कि विशाल अपने साथ साथ सुबह का ब्रेकफास्ट और रात का डिनर हमेशा 2 प्लेट में रखता था, प्रियंका के भी प्लेट में और अपनी प्लेट में भी। विशाल सर्वेंट को बुलाता है और कहता है आज शाम को खाने में सभी चीज प्रियंका की पसंद की बनेगी और हाँ, कुछ मीठा भी बनेगा। इसे कहते हैं जब वह साथी थी तो इस चीज का एहसास नहीं था, और जब वह साथ नहीं है तो ना होते हुए भी हमेशा उसके पास है। विशाल ऑफिस से घर आया, 7:30 बज चुके थे। सर्वेंट कॉफी देने के लिए कहकर वह फ्रेश होने के बाद अपने स्टडी रूम में कॉफी पीते हुए कुछ फाइल्स को चेक किया। उसके बाद वह नीचे डाइनिंग एरिया में आता है तो सर्वेंट ने खाना सर्व किया, छोले भटूरे और गुलाब जामुन, खीर और पुलाव। प्रियंका के जाने के बाद विशाल को पता चला कि प्रियंका को खाने में ये सारी डिशेस पसंद थे। उसने आज फिर से 2 थाली लगाई और खाने के लिए बैठ गया। खाना खा रहा था तभी किसी ने आकर एक पार्सल दिया। पार्सल लाकर सर्वेंट ने डाइनिंग टेबल पर रख दिया। अपना खाना खत्म करने के बाद विशाल डाइनिंग टेबल से उस बॉक्स को उठाया और अपने रूम में लेके चला गया। वह एक केक का बॉक्स था, जैसे एनिवर्सरी के लिए विशाल ने मंगाया था। केक टेबल पर रखने के बाद विशाल ने उसे देखा। उस पर बहुत ही खूबसूरती के साथ विशाल और प्रियंका का नाम लिखा हुआ था। साथ में एक छोटा सा प्लास्टिक का हैप्पी एनिवर्सरी का साइन भी था। विशाल ने कैंडल जलाई और फिर खुद ही अकेले केक कट करके उसमें छोटा सा पीस लेकर खाया और उसकी आंखें आंसू से भर गई। फिर केक को सर्वेंट को बुलाकर ले जाने के लिए कहा। सर्वेंट जब कमरे में आया तो विशाल ने वह केक उसके हाथ में थमाते हुए कहा तुम सब मिलकर खा लेना। सर्वेंट केक लेके बाहर चला गया। विशाल वहीं सोफे पर बैठा हुआ अपनी आंखें बंद करके पीछे की तरफ टेक लगाकर बैठ चुका था। उसकी आंखों से आंसू बूंद बूंद करके टपक रहे थे, जिससे बहुत ही प्यार से एक नाजुक हाथ पोंछ दिया।
विशाल यूं ही आंखें बंद करके लेटा था। विशाल ने महसूस किया कि किसी ने उसके सीने पर अपना सर रख दिया। उसने अपने दोनों हाथों से प्रियंका को थाम लिया। वह अभी पीछे टेक लगे आंखें बंद करके लेटा हुआ था, तभी उसके कानों में एक मीठी सी आवाज आई, मुझे मिस कर रहे हो? जिस पर विशाल ने कुछ कहा नहीं, बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। प्रियंका ने कहा, साड़ी बहुत खूबसूरत है। विशाल ने यूं ही आंखें बंद किए हुए कहा, तुमने कब देखा और तुम्हें कैसे पता चला? जिस पर प्रियंका ने प्यार से उसके गाल को खींचते हुए कहा, मिस्टर विशाल मित्तल, मेरा गिफ्ट अगर मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? और वैसे भी रेड कलर मेरा फेवरेट है। प्रियंका, तुम्हारी सभी फेवरेट चीजें तुम्हारे जाने के बाद ही पता चले। पहले अगर समझ जाता तो कितना अच्छा होता ना। एक बात प्रियंका, अगर मैं तुम्हें अब अपने पास आने को कहूंगा तो क्या तुम आओगी मेरे पास? उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। विशाल थोड़ी देर यूं ही आंखें बंद करके अपने जवाब का इंतजार कर रहा था। फिर उसने अपनी आंखें खोली। सामने कोई नहीं था। ना उसे उसके सवाल का जवाब मिला, ना ही दिल का चैन। अगले दिन विशाल अपने क्लाइंट की मीटिंग के लिए किसी होटल में गया, जहां उसे प्रियंका के पिताजी ओम प्रकाश जी दिखाई दिए। प्रियंका के जाने के बाद कभी भी ओम प्रकाश जी कपूर फैमिली से मिलने नहीं आए। विशाल के पिताजी ने ओम प्रकाश जी से फोन पर बात की थी। ओम प्रकाश जी ने कहा था कि यह तलाक भले ही विशाल ने प्रियंका को दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं दोषी वह खुद को ही मानते थे। 19 साल की उम्र में उन्होंने अपनी बेटी की जीत के सामने हार मान ली थी। विशाल के पिताजी ने उससे माफी मांगते हुए कहा कि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि विशाल ऐसा कुछ करेगा, और ऐसा कुछ अगर मैं होता तो ऐसा कुछ नहीं होने देता। जिस पर ओम प्रकाश जी ने कहा कि विशाल से अलग होने के बाद भले ही कुछ दिनों के लिए प्रियंका दुखी होगी, लेकिन अगर उस रिश्ते में और ज्यादा दिनों तक रहते तो वो और ज्यादा उदास होती। इसलिए वह चीज को पॉजिटिव तरीके से ले रहे थे, और अब कम से कम उनकी बेटी उसे घुटन भरी जिंदगी से बाहर तो आ गई। तलाक के 1 महीने बाद जब किसी पार्टी में ओम प्रकाश जी और विशाल आमने सामने आए थे, तब विशाल ने ओम प्रकाश जी से बात करने की कोशिश की थी। ओम प्रकाश जी ने विशाल से कहा था कि वह विशाल के इस फैसले का अब सपोर्ट करते हैं कि विशाल ने प्रियंका को छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि वह हमेशा से जानते थे कि उनकी बेटी के अंदर बिजनेस को संभालने का बहुत अच्छा गुण है। उनके बेटे राजेश से अच्छा डिसीजन मेकिंग उनकी बेटी का रहा। उसने सिर्फ 1.5 साल अपने पिता के साथ काम किया था, लेकिन हम 1.5 सालों में उन्होंने अपनी बेटी की काबिलियत को देखा था, और शादी के बाद वह एक हाउसवाइफ बनने के चक्कर में अपने उस टैलेंट को जैसे छोड़ ही चुकी थी। और आज इस तलाक के बाद जब वह न्यूजीलैंड गई है तो वह वहां पर अपना बिजनेस संभालना सीख रही है, और बहुत ही जल्द वह उस मुकाम पे पहुंच जाएगी जहां ओम प्रकाश जी कभी प्रियंका को देखना चाहते थे। आज होटल में ओम प्रकाश जी को देखकर विशाल उनकी तरफ चला गया। ओम प्रकाश जी ने जब विशाल को देखा तो उनके चेहरे पर अनायास ही मुस्कुराहट आ गई, जिसके साथ उनकी मीटिंग चल रही थी। उन्होंने भी जब पीछे देखा तो विशाल मित्तल को अपने सामने देखकर वह सब खड़े हुए। सभी से हाथ मिलाने के बाद विशाल जब वहां से जाने लगा तो ओम प्रकाश जी ने विशाल से कहा कि वह उसे कुछ बात करना चाहते हैं। दोनों चलते हुए एक तरफ आए। विशाल ओम प्रकाश जी से कहा, मैं आपसे प्रियंका के बारे में पूछने आया था। इस पर ओम प्रकाश जी ने कहा कि वह ठीक है और तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वह 2 सालों में हीरे की तरह चमक उठी है, और वह जल्दी इंडिया लौटकर आने वाली है, और मुझे लगता है कि अब तुम्हें इससे ज्यादा उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। विशाल उनसे कहता है कि मैं आपसे वादा किया था कि मैं कभी उसकी इंक्वायरी नहीं करूंगा, कभी यह जानने की कोशिश नहीं करूंगा कि वह कहाँ है, क्या कर रही है। मैं अपने वादे को आज भी निभा रहा हूँ, वरना यह बात आप भी जानते हैं कि विशाल मित्तल के लिए किसी को ढूंढना मामूली बात है। विशाल ओम प्रकाश जी से मिलकर चला गया। उसके दिमाग में कहीं ना कहीं यह बात घूम रही थी, प्रियंका इंडिया आने वाली है। उसके मन में एक अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। ऑफिस पहुंचते ही विशाल अपने आपे से बाहर नहीं आ पा रहा था कि प्रियंका इंडिया आने वाली है। आज अपने ऑफिस का काम जल्दी जल्दी और बहुत ही खुशी के साथ कंप्लीट करने के बाद जब विशाल घर के लिए जा रहा था तो उसे रास्ते में एक बिल्डिंग दिखी जो अभी भी बन रही थी, और वहां पर नेम बोर्ड लगाया जा रहा था। उस नेम बोर्ड के ऊपर बहुत ही खूबसूरती के साथ लिखा हुआ था प्रियंकाज। यूं तो कई बार आते जाते यह बिल्डिंग देखा था, पर आज वहां पर इस नेम बोर्ड के साथ जो लाइटिंग का काम किया गया था और जो उस बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर था, वह उसे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, और एग्जामिन करने के लिए उसके आसपास देखने लगा। तभी उसे वहां पर अपना एक दोस्त नजर आया कि वहां के वर्कर्स को गाइड कर रहा है। उसके उस दोस्त ने जब विशाल को देखा तो दौड़ते हुए विशाल के पास आया और कहा
यार विशाल, बहुत दिन बाद मिले हो। जिस पर विशाल ने कहा, सूरज तो यहाँ पर का काम देख रहा है ना तू। सूरज कहता है, मैं बस उनको यहाँ पर हेल्प कर रहा हूँ। यह सारा जो काम है वह एक्चुअली बॉस का है। पर्सनली खुद ही देख रही हैं वो। बस मैं उनके लिए यहाँ पर उनकी हेल्प कर रहा हूँ और जैसा-जैसा बोलते हैं उस चीज़ को फॉलो करता हूँ। गुड वन, इट्स लुक अमेजिंग। यस, बिकॉज़ द बॉस इज़ आल्सो अमेजिंग। यह ऑफिस किसके लिए बनाया जा रहा है? जिस पर सूरज कहता है, तुझे सच में नहीं पता? विशाल कहता है, क्यों? मुझे क्यों पता होना चाहिए? सूरज कहता है, यह प्रियंका भाभी का है। विशाल कहता है, प्रियंका का ऑफिस? यस। नॉट यू नो थिंग्स? नो, आई डोंट नो, हैव एनी आइडिया अबाउट इट। वह 1 महीने बाद इंडिया आ रही हैं और यहीं से अपना काम करेंगी। ये उन्हीं का आइडिया है। सूरज कहता है, क्या तुम्हारी बात नहीं होती आपस में? क्या दूरियां इतनी ज्यादा आ चुकी हैं? विशाल कहता है, कुछ नहीं, वह आएगी तो सब ठीक हो जाएगा। एक बार बस वह इंडिया आ जाए। ओ, लव इज इन द एयर। विशाल देखकर मुस्कुरा देता है और घर के लिए चला जाता है। आज वह कई बार अपनी आंखें बंद कर चुका था, लेकिन उसे प्रियंका अपने आसपास महसूस नहीं हो रही थी। बेचैनी से थोड़ी देर अपनी बेडरूम के बालकनी में घूमते हुए उस नाम के बारे में सोच रहा था जो उस बिल्डिंग के बोर्ड पर लगाया जा रहा था, प्रियंका। नींद न आने के कारण थोड़ी देर के लिए वह वहीं गैलरी के झूले पर बैठ गया और प्रियंका को याद करने लगा। थोड़ी देर बाद उसके कानों में आवाज आती है, मुझे मिस कर रहे हो? कभी भूलता कहाँ हूँ तुम्हें। अच्छा तो आ रही हूँ ना मैं तुम्हारे पास। सच में आ जाओ। तुम कोशिश नहीं करोगे मुझे अपने पास रखने की? तुम एक बार आ जाओ। तुम अपने आप से दूर नहीं कर पाओगे। अभी से डरा रहे हो मुझे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। धमकी तो ऐसे दे रहे हो जैसे कि किडनैप कर लोगे। विशाल जोर से हंस देता है और कहता है, तुम्हें किडनैप करके मरना है क्या? मुझे तुम्हारा खड़ूस भाई और तुम्हारे पापा देखे हैं कभी दोनों का? एक कसाई लगते हैं तो दूसरा कसाई का बाप। तो क्या करूं, दोनों दुश्मन हैं मेरे प्यार के। हो गई ना मुझसे गलती, मान तो रहा हूं अपनी गलती में। गलती की सजा दे दे, मुझे मार लिया तो चलेगा, लेकिन जब देखो तब तुम्हें मुझसे दूर करने की बातें करते रहते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन दूर तो तुमने ही किया है ना मुझे अपने आप से विशाल। इस चीज के लिए पछता रह तो रहा हूं ना, काफी है क्या ये पछतावा? तो क्या करूं प्रियंका, मैं पागल हो जाऊंगा यार। यूं ही तुम्हें अपने आसपास देखता रहता हूँ तो लोग मुझे अजीब नजरों से देखते हैं। मैं फिर से जीना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, जैसे पहले तुम हमेशा थी। हर दम मेरे आगे पीछे घुमा करती थी। मैं कितना भी कह दूं फिर भी मेरे लिए नाश्ता, खाना, मेरे कपड़े, हर चीज तुम किस तरह से संभाल लिया करती थी। भले मुझे तुम्हारी पसंद की कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन फिर भी तुम हमेशा अपनी पसंद की ही चीज मेरे सामने लाकर रख देती थी। और मैंने यह भी देखा है कि तुम उसे पहनते भी थे विशाल। हाँ, क्योंकि तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था। बहुत लेकिन एक बार बहुत बुरी तरीके से चिल्लाए थे तुम मुझ पर, याद है? जब मैं एक शर्ट लेके आई थी तुम्हारे पहनने के लिए निकाला था, तुमने उस शर्ट को गैलरी से नीचे फेंक दिया था, कहते हुए कि आज के बाद तुम्हारे लिए कोई कपड़ा ना निकालूं। विशाल कहता है, बट आई हेट रेड शर्ट। नहीं पसंद है यार, फिर भी तुमने रख दिया था। प्रियंका विशाल को सोफे के कॉर्नर में लिटा देती है और उसके बालों को सहलाने लगती है। विशाल उसकी कमर को पकड़कर अपने करीब करता है और कहता है, आपसे सुबह तक कहीं नहीं जाओगी तुम प्रियंका। प्रियंका कहती है, सो जाओ विशाल, बहुत लेट हो गया है। यह 1 महीना बिताना विशाल के लिए बहुत भारी लग रहा था। एक एक दिन इस तरह से बीत रहा था जैसे कि दिन 24 घंटे ना होकर 240 घंटे का हो गया हो। इन दिनों वह बहुत कभी कभी खुश रहा करता था तो कभी बहुत झल्लाया करता था। लेकिन एक चीज जो उसे अपने आप को मोटिवेट करने में मदद कर रही थी कि वह प्रियंका जब आ जाएगी, प्रियंका से बात करेगा और प्रियंका से उसे इतना प्यार करती है कि प्रियंका उसकी बात सुन लेगी और उसे के पास वापस लौट आएगी। कहीं ना कहीं विशाल को इस बात का यकीन था कि उसे प्रियंका इतना प्यार करती है कि विशाल के बुलाने पर वह उसके पास लौट आएगी। विशाल यह भूल गया था कि जब दिल टूटता है तो उसे जोड़ने में बहुत मेहनत लगती है। वह लड़की जो विशाल को अपनी पूरी दुनिया समझती थी, उसके कई बार गुस्सा होने पर भी उसके आगे पीछे घूमना नहीं छोड़ती थी। विशाल के जागने से लेकर रात के सोने तक हर
बात पर विशाल को क्या चाहिए, उसके दिमाग में बस यही चलता रहता था। वह प्रियंका इन 2 सालों में पत्थर की हो चुकी थी। विशाल में पहले फीलिंग्स नहीं थी। जब प्रियंका उससे दूर हुई तो उसे अपनी फीलिंग का एहसास हुआ और प्रियंका में पहले फीलिंग्स भरे हुए थे विशाल को लेकर। लेकिन जब वह विशाल से दूर हुई तो वह पत्थर की हो चुकी थी। उसे अब किसी से ज़्यादा मेल-जोल रखना पसंद नहीं था। प्रियंका जब विशाल का घर छोड़ के गई थी तो वह अपनी मासी के पास चली गई थी जो कि न्यूज़ीलैंड में रहती है। वहीं पर उसने अपने बिज़नेस आइडियाज़ को शुरू किया। उसे इंटरेस्ट पहले से ही था बिज़नेस में, पर क्योंकि विशाल से शादी होने के बाद उसने अपने आप को सिर्फ विशाल के ही चारों तरफ बंद कर दिया था। इसलिए अब वह विशाल को पूरी तरीके से अपने आप से अलग कर देना चाहती थी और अपने आप को उसने बिज़नेस में दिया। दिन के 18-18, 20-20 घंटे काम किया करती थी और उसकी मेहनत का फल भी मिला। उसने न्यूज़ीलैंड में अपना एक बड़ा-सा बिज़नेस को कामयाब बनाया और उसकी इंडिया में भी 1 साल से काफ़ी अच्छी पकड़ बन चुकी थी और अब वह अपने भाई और पापा के पास इंडिया आना चाहती थी। उसके भैया और पापा हमेशा से ही चाहते थे कि प्रियंका उनके साथ रहे। वह इस बात से खुश हुए कि प्रियंका उनके साथ रहना चाहती है। प्रियंका का ऑफ़िस बनकर लगभग तैयार होने वाला था और प्रियंका इंडिया इंडिया आने की तैयारियों में लग चुकी थी। यह प्रियंका पुरानी प्रियंका से बहुत अलग थी। या हम कह सकते हैं कि 2 जिस्म भले लेकिन शायद आत्माएँ बदल गई थी। विशाल की वह आत्मा जो प्रियंका से हरदम भागती थी, वह अब प्रियंका के बदन में आ चुकी थी और प्रियंका जिसका सब कुछ विशाल हुआ करता था, वह विशाल के पास है। वह पहले वाली प्रियंका नहीं, जो विशाल के कहते ही उसके पास लौट आएगी। फाइनली वह दिन भी आ गया और प्रियंका इंडिया आने की खबर पूरी मीडिया में छा गई और विशाल के कानों तक भी आ गई। विशाल अपने आप को अच्छी तरह से तैयार करके प्रियंका के घर जाने के लिए निकल पड़ा। जाते वक़्त वह सोच रहा था कि वह थोड़ा-सा प्रियंका को मनाएगा और प्रियंका उसके पास दौड़ी चली आएगी। प्रियंका के घर पहुँचा तो लगभग पार्टी का माहौल नज़दीक था, रिश्तेदार नज़दीक और सारे लोग पार्टी में बैठे हुए थे और एक-दूसरे से बातें कर रहे थे। विशाल एक बिन बुलाए मेहमान हो गया था। उसे सोच में कि थोड़ा अटपटा लगा कि वह इस पार्टी में बिना इनविटेशन के आ चुका है। उसे तो इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आज पार्टी होने वाली है, वरना वह किसी दूसरे दिन आता। प्रियंका को देखने की चाहत में वह चारों तरफ अपनी आँखें घुमाने लगा। उसे प्रियंका नहीं दिखी। राजेश ने जब विशाल को देखा तो वह विशाल के पास आकर कहा, "तुम्हें यहाँ किसने बुलाया?" मुझे लगा था विशाल मित्तल इतना तो होगा कि बिना बुलाए किसी की पार्टी में नहीं जाना चाहिए। जिस पर विशाल कहता है, तुमसे मिलने नहीं आया, अपनी बीवी से मिलने आया हूँ और मिलकर चला जाऊँगा। राजेश कहता है, बीवी नहीं, तलाक हो चुका है तुम्हारा। अब वो तुम्हारी बीवी नहीं, अब वह सिर्फ ओम प्रकाश की बेटी और राजेश प्रकाश की बहन है। उसे उसका पुराना नाम प्रियंका विशाल मित्तल कब से उसने अपने आप से हटा दिया है। अब वह प्रियंका प्रकाश है। विशाल इस बात से थोड़ा-सा उदास होता है और राजेश को देखकर कहता है, मैं तो उससे मिलकर ही जाऊँगा और बहुत जल्दी अपने पास भी बुला लूँगा। राजेश कहता है, जब पार्टी में आए हो तो खाना खाकर जाना। यह कहते हुए राजेश चला जाता है। विशाल को राजेश की बात का बुरा तो लगा, लेकिन वो जानता है उससे गलती तो हुई है, अब उस गलती की सज़ा उसे मिलनी ही चाहिए। यह सोचकर वो चुप हो गया था। वह अपने चारों तरफ देख रहा था कि कहीं उसे प्रियंका नज़र नहीं आ रही थी। प्रियंका कहीं भी बाहर नहीं थी। थोड़ी देर बाद प्रियंका ओम प्रकाश जी का हाथ थामे हुए अंदर से आई। ओम प्रकाश जी अपनी बेटी के साथ बड़े ही खुश दिखाई दे रहे थे। प्रियंका ने आज व्हाइट कलर का गाउन पहना था, जिसके साथ मैचिंग नेकलेस, इयररिंग के साथ ब्रेसलेट उसके एलिगेंस को बहुत बढ़ा रहा था। विशाल जो कब से यहाँ-वहाँ देख रहा था, अचानक से उसकी नज़र प्रियंका पर गई और बस वहीं पर अटक गई। बैकग्राउंड में वायलिन बजने लगा और एक मधुर सी आवाज़ में उसे गाना सुनाई देने लगा, तुम आए हो, नूर आ गई। नहीं, विशाल प्रियंका को देख रहा था। अब तक प्रियंका ने एक बार भी विशाल की तरफ नहीं देखा था। वह बस अपनी तरफ आने वाले लोगों का मुस्कुराकर हेलो कर रही थी। थोड़ी देर बाद चलते हुए विशाल के नज़दीक पहुंचा। विशाल और प्रियंका एक दूसरे के आमने-सामने खड़े थे। विशाल प्रियंका को देख रहा था। प्रियंका एक झलक विशाल को देखा और अपनी नज़रों को दूसरी तरफ घुमा लिया। विशाल के चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रही। दिल में भले ही दर्द हुआ पर चेहरे पर उसने आने नहीं दिया। प्रियंका सभी से हंसकर बात कर रही थी, सभी की तरफ देख रही थी, लेकिन वह एक झलक विशाल को नहीं देख रही थी। विशाल उसके एक प्यार भरी नज़र के लिए तरसते हुए वहां पर खड़ा था। वह चाह रहा था कि कैसे भी एक बार प्रियंका उसकी तरफ देख ले और देखकर मुस्कुरा दे, पर लगभग 40 से 50 मिनट हो गए, एक बार भी प्रियंका ने उसकी तरफ नहीं देखा। मुस्कुराना तो दूर की बात है, प्रियंका ने ओम प्रकाश जी के कानों में कुछ कहा और हॉल से बाहर की तरफ जाने लगी। विशाल ने प्रियंका की तरफ
देख रहा था और उसके पीछे पीछे चल दिया। प्रियंका वॉशरूम में गई, प्रियंका वॉशरूम में गई, विशाल उसका वहीं बाहर खड़ा होकर इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब प्रियंका बाहर आई तो विशाल को सामने देखकर अपने 2 कदम पीछे कर लिए, फिर अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाकर वह अपने रास्ते की तरफ चलने लगी। विशाल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, एक बार देखोगी भी नहीं? जिस पर प्रियंका ने कहा, तुम हो कौन जिसे मैं देखूं? विशाल ने कहा, यह तो तुम्हारा दिल जानता है ना मैं कौन हूं। इस दिल की ये तो दिल की बात है। दिल ने आज तक सिर्फ रुलाया ही है। इस दिल के हाथ में मजबूर होकर बहुत कुछ झेला है, इसलिए अब नहीं सुनती मैं इस दिल की। बस एक बार मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा तो दो। मेरा हाथ छोड़ो प्लीज। विशाल, मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरी तरफ नहीं देखोगी। नहीं देखूंगी। नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मेरी तरफ नहीं देखोगी। प्रियंका पलटी और विशाल की तरफ देखा। विशाल के चेहरे पर एक विनिंग स्माइल आ गई। प्रियंका के हाथों को किस करते हुए उसने छोड़ दिया। प्रियंका जाने लगी तो पीछे पीछे विशाल भी चलने लगा। बहुत सुंदर लग रही हो प्रियंका। प्रियंका चुप थी। 2 साल में कॉन्फिडेंस भी आ गया था उसके अंदर। प्रियंका अभी भी चुप थी। तुम नहीं कहोगी 2 साल में मैं कैसा लग रहा हूँ? मेरे अंदर कुछ चेंज आए या नहीं? प्रियंका रुक गई। प्रियंका विशाल की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे अंदर आए फर्क को देखने के लिए तुम्हें देखना होगा, और तुम्हें देखना मुझे मंजूर नहीं है। तो आप मिस्टर विशाल मित्तल अपने काम से काम रखिए। काम की बात करनी है तो ठीक है, चलो तुम्हारे साथ कर लेते हैं कुछ काम की बातें। अपने घर कब आओगी? मैं अपने घर में ही हूँ। वो मायका है तुम्हारा। मैं हमारे घर की बात कर रहा हूँ। तुम्हारे और मेरे बीच अब हम जैसा कुछ भी नहीं रह गया। कब लेने आऊं तुम्हें? आज या फिर आज चल रही हो मेरे साथ? तुम्हारे साथ जाएगी मेरी जूती, ठीक है? जूती भी ले जाऊंगा, बस अपने पाँव को जूती उसमें रख देना। प्रियंका ने अपनी आंखें छोटी करके विशाल की तरफ देखना शुरू किया। विशाल के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। प्रियंका ने गुस्से में विशाल की तरफ देखा। विशाल मुस्कुरा रहा था। प्रियंका समझ गई कि विशाल उसका मजाक उड़ा रहा है। हॉल तक पहुंचते ही उससे पहले ही विशाल ने उसे पकड़कर अपने करीब किया और कहा, जितने दिन रहना है मायके 2 दिन रह लो। इससे ज्यादा दिन नहीं रहने दूंगा यहाँ पर। 2 दिन बाद तुम्हें लेने आ रहा हूँ। चुपचाप से मेरे साथ हमारे घर चलोगी तुम? विशाल, तुम सपने देख रहे हो। हम अपने पति पत्नी नहीं है इस टाइम। हमारा तलाक हो चुका है। तुम्हारे बगैर उस घर में अच्छा नहीं लगता। उस घर में तुम रहती हो तभी वह घर लगता है। 2 दिन बाद आऊंगा, तैयार रहना। विशाल की बैक टू बैक बहुत सारी मीटिंग्स थी और उसे आज बिल्कुल भी लंच के लिए टाइम नहीं मिला था। उसका सेक्रेटरी भी जहां पर भी जा रहा था उसके साथ घूम रहा था। अंत में उन दोनों ने सोचा कि क्यों ना आज किसी रेस्टोरेंट में जाकर पहले खाना खा लिया जाए, उसके बाद आगे का काम करेंगे। सेक्रेटरी जो कि भूख से बेहाल था, उसने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। विशाल और उसका सेक्रेटरी एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गए जहां उनका खाना ऑर्डर हो गया। उसके बाद खाना खाते हुए विशाल जब अपने चारों तरफ देख रहा था तो उसे वहां पर राजेश दिखा। राजेश किसी लड़के से बात कर रहा था। विशाल को लगा शायद कोई बिजनेस क्लाइंट होगा, इसलिए उसने अभी उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा और अपना लंच खाने लगा। थोड़ी देर बाद जब राजेश उठकर खड़ा हुआ, वह लड़का और राजेश दोनों बाहर जाने के लिए निकल गए थे। उस वक्त उन्हें विशाल अपने सेक्रेटरी के साथ बैठा हुआ दिखा। राजेश को अपनी तरफ आता हुआ देखकर विशाल उठकर खड़ा हुआ। राजेश विशाल को नजरअंदाज करते हुए आगे जाने लगा। तभी पीछे से विशाल राजेश को आवाज देता है, साले साहेब बड़ी जल्दी में है? राजेश कुछ नहीं कहता और विशाल की तरफ देखने लगता है। विशाल मुस्कुराते हुए राजेश के पास जाकर कहता है, क्या हुआ? जान के भी नहीं देख रहे हो? जैसे कि पहचानते नहीं? भाई, तुम्हारी बहन के पति हैं हम। राजेश कहता है, हो नहीं थे। इससे मिलो, यह आशीष है। हम प्रियंका की शादी आशीष से करने की सोच रहे हैं। विशाल के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो जाती है। वह गुस्से से राजेश और आशीष की तरफ देखता है। विशाल राजेश को देखकर कहता है, बड़ी जल्दी है तुम्हें अपनी बहन की शादी करने की? फिर आशीष की तरफ देखते हुए कहता है, आशीष खुराना। विशाल मित्तल अपने आसपास की हर एक चीज पर नजर रखता है। बेहतर होगा तुम दूर रहो प्रियंका से। आशीष विशाल को देखते हुए कहता है, प्रियंका अच्छी लड़की है, मुझे पसंद है। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। विशाल कहता है, आशीष खुराना, दिक्कत मुझे तो नहीं होगी लेकिन तुम्हें बहुत हो जाएगी। राजेश कहता है, अगले हफ्ते सगाई है, आना जरूर। सबसे पहले इनविटेशन तो नहीं दे रहा। विशाल कहता, एंगेजमेंट अगले हफ्ते? वो जरूर आएंगे। फिर अपने सेक्रेटरी को देकर चलो, किसी का काम तमाम करना है। किसी की बर्बादी के दिन आ गए। विशाल मित्तल से उसकी जान मांगने का क्या अंजाम होता है यह दिखाना पड़ेगा। और अपने 2 उंगलियों से विशाल आशीष की तरफ शूट करते हुए इशारा करता है। आशीष यह तो जानता था कि विशाल मित्तल से पंगा लेना बहुत भारी
होने वाला है, लेकिन उसे आने वाले कल का अंदाजा नहीं था। राजेश कहता है उसका डाइवोर्स 2 साल पहले हो चुका है, अब तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। विशाल ने कहा, कोई वेरीफाई किया तुमने इस बात का कि उसका सच में डाइवोर्स हो गया है या नहीं? डाइवोर्स लेने के लिए दोनों को पेपर्स पर साइन करना होता है और उसे वेरीफाई करके रजिस्टर्ड भी करवाना होता है। चलो अब चलता हूँ, बहुत काम है। विशाल के जाने के बाद राजेश आशीष एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर वह भी अपने रास्ते चले जाते हैं। 2 दिन बाद विशाल प्रियंका को लेने के लिए उसके मायके जाता है। शाम के समय सभी घर पर ही थे, कुछ बातें कर रहे थे। अभी विशाल अंदर एंटर करता है। विशाल को देखते ही राजेश गुस्से में कहता है, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? सिक्योरिटी। जिस पर विशाल कहता है, विशाल मित्तल को अंदर आने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती है, बस उसके अंदर आ जाने का मन होना चाहिए। तुम्हारा सिक्योरिटी पीछे खड़ा है। राजेश गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है, दांत पीसते हुए कहता है, विशाल तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अभी के अभी बाहर चले जाओ। विशाल उसके बात नहीं सुनता और प्रियंका से कहता है, तो डिनर करने के बाद यहाँ से चलेंगे या बाहर या फिर आज होटल में डिनर करें? क्या कहती हो तुम? इस अपने आप को नजरअंदाज होता हुआ देख राजेश चिल्लाकर कहता है, विशाल प्रियंका तुमसे बात नहीं करना चाहती। टू बी कंटिन्यू। दोस्तों प्लीज इस स्टोरी को भी अपना बहुत 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 सारा प्यार देना। हर हर महादेव दोस्तों।